नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइटर देखो मेनली एक ही बात इस आर्टिकल में बोलते हैं। देखो दो तरह की रिसर्च होती हैं, एक होती है बेसिक रिसर्च जिसे आप एकेडमिक रिसर्च भी कह सकते हो, और दूसरा अप्लाइड रिसर्च जिसे आप पोस्ट एकेडमिक रिसर्च भी कह सकते हो। बेसिक रिसर्च इस बात पर फोकस करती है कि जो ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज है उसको एक्सपेंड किया जाए। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसी के बारे में कोई नई चीज़ पता लगाना, कोई नई इंटरप्रिटेशन का पता लगाना, ऑलरेडी जो नॉलेज है साइंटिफिक नॉलेज उसे एक्सपेंड करना मेन मकसद होता है बेसिक रिसर्च का। जबकि अप्लाइड रिसर्च का फोकस इस बात पर होता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ताकि उस टेक्नोलॉजी की सहायता से कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस हो। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है, ऐसी टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च करना जिसकी सहायता से अगर गाड़ी चलती है तो पोल्यूशन कम से कम होता है। तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, और इसलिए जो रिसर्च होती है उसे कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च। तो हमने इस प्रकार से बेसिक डिफरेंस जान लिया। आर्टिकल का मेन फोकस इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल का मेन फोकस इस बात पर है हमें कौन सी रिसर्च करना चाहिए। आर्टिकल कहता है हमें देखो दोनों रिसर्च को साथ के साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ एकेडमिक रिसर्च पे फोकस नहीं करना चाहिए। नेशनल नीड्स को पूर्ति करने के लिए हमें दोनों तरह की रिसर्च को एक साथ ले जाने की आवश्यकता है, और ऐसा हम कर भी सकते हैं। एग्जाम्पल दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। जैसे देखो हाई एनर्जी फिजिक्स पर जब रिसर्च हो तो एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी पर साथ के साथ काम चल सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब रिसर्च हो तो इससे बैटरी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो सकती हैं। मतलब दोनों रिसर्च को कन्वर्ज किया जा सकता है, और यही हमें करना है। क्योंकि आमतौर पर इंडस्ट्रीज की शिकायतें ये होती हैं कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं ऐसी रिसर्च नहीं करते जिसको हम अडोप्ट कर सकें, जिसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें। तो दोनों रिसर्च को हम साथ लेके चलेंगे तो फिर हम नेशनल नीड्स की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। अगर देखो हमें हमारे देश में रिसर्च की क्वालिटी और रिसर्च की क्वांटिटी पर फोकस करना है तो हमें हमारी अप्रोच में बदलाव लाना होगा। काम स्टार्ट होना चाहिए स्कूल्स से ही। स्कूल में प्ले और डिस्कवरी बेस्ड स्टाइल की लर्निंग होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए साइंटिफिक मेथड और क्रिटिकली थिंकिंग पर। शुरुआत से ही स्कूल स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और टैलेंट आइडेंटिफाई किया जाए और इनोवेटर्स की मेंटरिंग हो। अब क्वेश्चन ये उठता है ये सब कैसे इंश्योर किया जाए। देखो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए हमारे देश में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगर इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करें, इस फाउंडेशन का काम देखो ये होगा देश की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कल्चर को इनेबल करना। इसके अलावा जो अच्छी रिसर्च होती है उसे रिकॉग्नाइज करके इंसेंटिव दिया जाए, ताकि और ज़्यादा रिसर्चर्स मोटिवेट हों अच्छी रिसर्च करने के लिए। ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। आमतौर पे होता क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है, और काफ़ी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती ही नहीं है। इसके अलावा फंड किया जाएगा रिसर्च को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हर एक स्ट्रीम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस में, आर्ट्स में और ह्यूमैनिटीज़ में भी। वही बात, जो सक्सेसफुल रिसर्च है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और जहाँ पे रेलेवेंट है वहाँ पे क्लोज लिंकेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, एज वेल एज इंडस्ट्री और प्राइवेट एवं फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अगर देखो रिसर्चर्स की लिंकेजेस होंगी तो रिसर्चर्स को ना सिर्फ मॉनिटरी इंसेंटिव मिलेगा बल्कि दूसरे तरह का इंसेंटिव भी मिलेगा। तो एक प्रकार से लाइजन का काम करेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मतलब मीडिएटर का काम करेगी रिसर्चर्स के बीच, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्रीज, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के बीच एक लिंकेज इस्टेब्लिश करने का काम करेगी।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एकेडमीज को या फिर लर्न सोसाइटीज़ को बोल भी सकती है कि आप एक एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रोड्यूस कीजिए ताकि उससे एडवाइस लेके गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके या फिर रिसर्च और एजुकेशन से संबंधित अपनी नीतियों में जो भी बदलाव लाना चाहती है एक्सपर्ट रिपोर्ट के आधार पर वो बदलाव ला सकें। तो इस प्रकार से हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखो, अगर हमारे देश में IITs और IIMs को हम छोड़ दें, अभी भी देश के दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस अच्छी नहीं देखने को मिलती है और जो अपॉइंटमेंट्स होती है लीडरशिप लेवल पे वो भी मेरिट के आधार पर नहीं होती हैं। होना देखो ये चाहिए कि किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पूरी ऑटोनॉमी दी जाए, वो अपने हिसाब से काम कर सकें, लीडर्स अपने हिसाब से काम कर सकें, बट पावर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज हो जाती हैं ऐसे लोगों के पास जो इंस्टीट्यूशन से संबंध रखते ही नहीं। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, इस वजह से इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर पाता, डिसीजंस लेने में डिले होता है, इनएफिशिएंसी आ जाती है और जब डिसीजन लिए जाते हैं काफ़ी बार वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं लिए जाते हैं। कॉलेजेस अपना कोर्स खुद से नहीं डेवलप कर पाते, उन्हें क्या रास्ता चुनना है, किस प्रकार से कॉलेज को चलाना है वो नहीं चला पाते अपने हिसाब से। बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और ये देखो लोकल गवर्नेंस के अगेंस्ट है, इससे गवर्नेंस अच्छी नहीं चल पाती। तो अच्छा ये होगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने आप को खुद से ही गवर्न करें। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए देखो, हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे जो कि हाईली क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी कैपेबिलिटीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे यही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे। हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे और देखो बोर्ड में नए मेंबर्स को जब ऐड किया जाएगा वो भी आइडेंटिफाई किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा और उस कमेटी को भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। समझ गए? मतलब हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे, नए मेंबर को ऐड करना होगा तो एक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएगी और उस कमेटी को रिकमेंड किया जाएगा इसी बोर्ड के द्वारा, ताकि अपॉइंटमेंट जो है मेंबर्स का वो फेयर रहे। अब देखो, हर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर को पूरी आज़ादी होगी कि वो बिना एक्सटर्नल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इंस्टीट्यूशन से संबंधित जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कर सकें, इंक्लूडिंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। लेकिन देखो, अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास इतनी पावर होगी कि इंस्टीट्यूशन से संबंधित सारी अपॉइंटमेंट्स इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा की जाएगी तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस कैसी रही, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, सारी जो जिम्मेदारी है, आंसरेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रहेगी। एक कमेटी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के द्वारा जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और जैसा हमने डिस्कस किया, सभी लीडरशिप पोजीशन उस इंस्टीट्यूशन की इंक्लूडिंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फिल की जाएगी इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। मतलब यही बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट करना है और अपॉइंटमेंट्स जो होंगी वो बिल्कुल इम्पार्शियल, रिगरस, मेरिट बेस्ड होंगी, कॉम्पिटेंसी के आधार पर होंगी और इसके लिए एक एमिनेंट एक्सपर्ट कमेटी भी गठित की जा सकती है इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यही बोर्ड ऑफ गवर्नर देखो एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगा। इस प्लान में स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन होगा, कैसे इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाना है, विजन क्या है इंस्टीट्यूशन का। यही प्लान रास्ता तैयार करेगा कि आगे कैसे बढ़ने वाला है, क्या प्रोग्रेस करने वाला है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आने वाले समय में और कैसे कब अपने गोल्स तक पहुंचेगा। यही प्लान आधार बन सकता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए फंडिंग प्राप्त करने के लिए। मतलब इस प्लान के आधार पर जो तैयार किया जाएगा BOG के द्वारा, इस प्लान के आधार पर फंडिंग भी मिल सकती है और BOG इस प्लान को तैयार करेगा इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, स्टाफ, इन सब के साथ मिलकर। तो मतलब देश के सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गवर्नेंस को सुधारने की कोशिश की जाएगी
हर एक इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को गठित करके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।